Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 13 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके रीट एग्जाम प्रिपरेशन इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की सेट 14। Our first question is, to be able to create a positive learning environment within the classroom, it is important that the teachers follow the fixed timetable well, are able to discipline children using awards and punishment, are able to include children's emotions within learning process, are able to discriminate between the abilities of children and make groupings accordingly। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम फिक्स टाइम टेबल फॉलो करेंगे तभी एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिलेगा, या फिर चिल्ड्रन को हम अवार्ड या पनिशमेंट देंगे। डिसिप्लिन बेसिकली बच्चों में रहेगा तभी पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। या अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे बच्चों के बीच में एबिलिटीज को लेके, तो यहाँ पे तो बिल्कुल कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम बच्चों के इमोशंस को ऐड करें लर्निंग प्रोसेस के साथ, कि उनका इंटरेस्ट हम डेवलप करें, जो भी टॉपिक वो पढ़ना चाह रहे वो उसके लिए रेडी हो, तो तब हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट वाज सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्ड विद वन। आफ्टर डिवोटिंग सम टाइम इन थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, ही सडनली गॉट अ क्लू एंड सोल्व द प्रॉब्लम। इट इज लर्निंग थ्रू, यानी कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन सोल्व करे एकदम से हमें आइडिया आता है, अरे इसमें तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और फटाफट से वो सोल्व हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, इनसाइट का, या हियरार्किकल अप्रोच का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनसाइट। अब इनसाइट यही है कि जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उसका सॉल्यूशन आप ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड से अपने आप से आता है सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, कि इसका ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल। तो ये होती है इनसाइट। और इनसाइट की थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग, इसकी बात की थी वोल्फगैंग कोहलर ने, उन्होंने थ्योरी दी थी कोहलर और कोफका ने, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्प्रैक्सिया इज ए कंडीशन इन विच चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम विद। तो डिस्प्रैक्सिया जैसे जो अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है, ये तो डिसकैलकुलिया थी। राइटिंग एंड ड्राइंग में आपको पता होगा डिसग्राफिया थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोटर टास्क जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इसका। तो डिस्प्रैक्सिया इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। और डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन इन चाइल्डहुड कॉजिंग डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल एज वेल एज एक्टिविटीज, जिसमें हमें जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, मूवमेंट की, तो उन सब में डिफिकल्टी होती है, जो मसल कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है, तो यही डिसऑर्डर है डिस्प्रैक्सिया। तो यही हम बात कर रहे हैं मोटर टास्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए क्लास a teacher welcomes the error of the children because error shows way of learning, need for mechanical drill, absence of learning, या socio-economic status of learners। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी बच्चे कोई एरर करते हैं तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि उनका सीखने का तरीका क्या है, हमें बच्चों के वे ऑफ लर्निंग का वहां पे पता चलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एरर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ टीचर write counting 1 to 10 on the blackboard and students write and memorize the number। यहाँ पे क्या है? सीधा 1 to 10 आपने काउंटिंग लिखी और स्टूडेंट ने उसे ही राइट करके मेमोराइज करना शुरू कर दिया। तो कोई डिस्कवरी लर्निंग नहीं होगी, ना कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ना ही रेसिप्रोकल टीचिंग है, एक दूसरे सीख रहे हैं। यहाँ पे तो सीधा है टीचर एक्टिव और जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव है, तो ये होगी रोट लर्निंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Children's engagement with learning in schools is influenced by which of the following factors? Socialization by the family, peer relation, cultural values, self-esteem of the children। तो चिल्ड्रन का जो भी इंगेजमेंट है स्कूल में लर्निंग को लेके, तो वहां पे आपको समझना चाहिए कि उसका फैमिली स्टेटस या उसके पीयर के साथ रिलेशन कैसे है, कल्चरल वैल्यूज कौन से, कहाँ से बच्चा आता है, उसकी सेल्फ स्टीम, हर एक चीज मैटर करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, one of the most important ways of fostering problem solving on the part of students is, उनके अंदर critical attitude को डेवलप करना, या to emphasize problems that are real to them। तो
यहाँ पे जैसे रीजनिंग टेक्निक्स को प्रोवाइड करना या उनके रिफ्यूजर, गिव टू, एक्सेप्ट आंसर, ये सब। तो सब में जब भी आपको बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग या बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों रिलेटेड आएंगे तो हमेशा याद रखना है कि हमें रियल लाइफ सिचुएशन पे फोकस करना है, और जहां पे भी रियल लाइफ सिचुएशन या उससे कनेक्शन की बात होती है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थिंक एबिलिटी है ये डेवलप करनी है तो हमें बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम देनी होगी जो रियल हो, उनके लिए एकदम रियल हो, रियल से लाइफ से रिलेट भी करे, तभी बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो इफेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए? उसमें उसके पास ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी हो, ऑर्गेनाइज करना सीखे, एक चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ाना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर कराना है, कितने टाइम में, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे आना चाहिए। टीचर की नॉलेज एक बहुत अच्छा टूल होता है टीचर के पास, वो है उसकी नॉलेज। तो एक टीचर वही होता है जिससे अपने कंटेंट की, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, इंथुजियास्टिक हो, एकदम एक्टिव हो, बच्चे भी सीखना चाहे टीचर को देख के, उनके अंदर भी एनर्जी डेवलप हो। तो यहाँ पे तीनों ही क्वालिटीज जो है वो इंपोर्टेंट है फॉर अ इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल रिटार्डेशन, जिसको अभी यूज किया जाता है एज अ टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आप अभी मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहेंगे, एक नया टर्म आया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड ब्लाइंडनेस आर पॉसिबल आउटकम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑन द डेवलपिंग बेबी। तो मरकरी से, टोबैको से, अल्कोहल से या कैफीन से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्कोहल। अल्कोहल से बच्चे पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर है वो अल्कोहल जो है वो लेती है तो ऐसे में बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकती है और मेंटल रिटार्डेड वो बच्चा हो सकता है, यानी उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to existentialist philosophy the curriculum should be chosen, sorted out and owned by। तो existential philosophy किस चीज में बात करते हैं? तो existential philosophy बात करते हैं फ्री विल पे, फाइंडिंग सेल्फ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, इसकी बात करते हैं। तो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस रहता है, इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की। तो यहाँ पे यही बात की गई थी कि जो भी करिकुलम है वो चूज किया जाए, शॉर्टेड आउट हो, किसके द्वारा ऑन हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ग्राफिया इज ए। तो ग्राफिया, तो ग्राफ, इससे आप राइटिंग को रिलेट कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है? ये एक राइटिंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, ना ही कोई रीडिंग है, ना कोई मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, ना ही एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a characteristic of summative assessment? Summative assessment या term and assessment जिन्हें हम बोलते हैं। तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि हम बच्चे को असेस करते हैं, उसे फीडबैक भी दिया जाता है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बताए जाते हैं, और इससे क्या है हम बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। और एक जजमेंटल एटीट्यूड भी उसमें होता है कि हमें पता चल जाता है किस बच्चे की परफॉर्मेंस किस लेवल की है। तो यहाँ पे हम अगर हमारा हमसे पूछा गया इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर ऐसा नहीं है, हमें रिजल्ट के बारे में नॉलेज बच्चों को भी पता चलती है, पेरेंट्स को भी, सबको पता चलता है क्या रिजल्ट रहा और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है, पूरा फीडबैक भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ LSBE। तो LSBE की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन जो हमारी लाइफ स्किल्स पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज चिल्ड्रन फियर कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन ए क्लासरूम बाय ए टीचर। तो ऐसा नहीं है, टीचर के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों के फियर को हैंडल कर पाए, तो ये नहीं होगा। स्कूल कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन, तो ऐसा भी नहीं है। फेलियर एंड एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पे लर्निंग हो रही है तो वहां पे फेलियर होना, एरर हो रहा है, एक नॉर्मल बात है, ये बताती है कि बच्चा सीखना चाहता है। एंड चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। तो वी ऑल नो दैट क्रिएटिव थिंकिंग की 4 स्टेजेस थी, जो जिन्हें किसने दिया था? जिन्हें दिया था ग्राहम वाल्स ने।
इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी क्रिएटिव थिंकिंग की, दैट इज प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। जैसे फर्स्ट पे आती थी प्रिपरेशन, जिसके अंदर क्या हम कलेक्ट करते थे इन्फॉर्मेशन को, कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, ताकि हम इसे सोल्व करें। उसमें हम ट्रायल एंड एरर का यूज कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस को रिकॉल कर सकते हैं, या जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं वो सब हम यूज करते हैं, वो आता है प्रिपरेशन में। फिर आता है इंक्यूबेशन, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, इसके अंदर अपने ब्रेन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉब्लम पे। एंड इंडिविजुअल्स फॉरगेट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। इसमें क्या है कि जो भी हमने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जहां पे हम फेल रहे, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ली जो इररिलेवेंट है, रिलेवेंसी उस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन की नहीं है, तो हम उसको भूल जाते हैं और जो टास्क है उसमें प्रॉपर्ली इंगेज होता आते हैं, ये है इंक्यूबेशन। फिर आता है इल्यूमिनेशन, तो एक ऐसी स्टेज है जहां पे इंडिविजुअल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, कॉन्शियस होता है, एंड इट इज दैट स्टेज जहां पे क्या है इनसाइट, प्रॉब्लम के अंदर हम इनसाइट देखते हैं और कोई एक नया आइडिया सॉल्यूशन निकल के आता है एकदम से, पूरा हम अपनी जो इनसाइट है उसका यूज करते हैं इल्यूमिनेशन के टाइम पे। फिर आता है वेरिफिकेशन, जहां पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी हमें सॉल्यूशन मिला है प्रीवियस स्टेज को देखते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, नए कनेक्शन बनाते हैं, एंड द फाइनल सॉल्यूशन अचीव्ड इज टेस्टेड इन रियलिटी। तो ये चीजें इसके अंदर देखी जाती है वेरिफिकेशन में। तो ये 4 स्टेजेस हुई, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू, तो यहाँ पे क्या है इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ सिटीजन ऑफ ए कंट्री, तो बिल्कुल सही है। और फीलिंग दैट पीपल हैव पॉलिटिकल यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। फीलिंग ऑफ प्राइड इन द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, ये भी सही है कि डाइवर्स हेरिटेज है बट फिर भी हमें प्राइड है, साथ में मिलके रहते हैं, यूनिटी है, सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं कंट्री के साथ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, तो मोटिवेशनल साइकिल इस तरीके से चलता है कि पहले होती है किसी भी काम को करने के लिए आपको नीड, ये नीड बेस्ड होता है प्रॉपर, पहले आपको कोई भी काम है उसे करने के लिए किसी नीड होती है, उस नीड को देखते देखते आपके अंदर ड्राइव डेवलप होती है, और फिर आपका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बन जाता है, तो फिर आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये इस 3 स्टेप्स होते हैं मोटिवेशन साइकिल के। अब सेकंड फेज पूछा है तो ये होता है हमारा ड्राइव, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो फिजियोलॉजिकल नीड यानी कोई भी बेसिक थिंग्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जिन चीजों के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, तो जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो जैसे फूड है, स्लीप है, वाटर है, तो तीनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू ओल्ड आइडियाज नोन एज, तो ये प्रोसेस होगा एसिमिलेशन, जिसकी बात करी थी पियाजे ने अपनी कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में। और जैसे अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन क्या है कि हम मॉडिफाई करते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करके ओल्ड आइडियाज में लेके आते हैं, यहाँ पे क्या है सीधा हमको फिट करना है नई इंफॉर्मेशन को ओल्ड आइडियाज में विदाउट एनी चेंजिंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, तो मोटर डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, कोग्निटिव है या मोरल है, तो सिफेलोकॉर्डल क्या है कि आपका हेड टू टू ये चलता है, हेड टू टू जो हमारा डेवलपमेंट होता है हमारी मोटर स्किल्स का, तो इसके अंदर लैंग्वेज तो नहीं आएगी या कोग्निशन भी नहीं आएगा और मोरल भी नहीं आएगा, ये आएगा मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है, जो फिजिकल चेंजेस हम देखते हैं, जो ह्यूमंस में पूरी लाइफ चलते रहते हैं फिजिकल चेंजेस, तो इसमें क्या पहले हेड डेवलप होगा, फिर आपके हैंड्स और प्रॉपर हर एक चीज, आपका स्टमक, हर एक चीज डेवलप होगी, फिर टो तक हम जाएंगे, हेड टू टो, या फिर इसको हम टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, इससे आपको भी और उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।